वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th का। देन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरीथिंग एल्स वेदर अ स्टार प्लैनेट बिल्डिंग अ टाइनीस्ट पार्टिकल। फर्स्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ग्रेविटेशन होता है और जो ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों अलग होती हैं। ग्रेविटेशन कुछ और है और ग्रेविटी कुछ और है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो अगर ग्रेविटेशन को सिंपली कहा जाए तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाते हैं। एक अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के पास आने का ट्राई करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे ही अट्रैक्टिंग फोर्स कहते हैं। और वो दोनों ऑब्जेक्ट चाहे सन हो, ठीक है, कोई भी सन हो या फिर एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स जितने भी मतलब प्लैनेट्स वगैरह कोई भी हो, बस मैटर होना चाहिए। मैटर उसे कहते हैं जिसके पास मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो वो मैटर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट देखते हैं। दिस नेचुरल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग अ मास कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। एफ और स्मॉल जी से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन थर्ड देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ बॉडी अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मतलब सिंपली जो भी फिनोमिना है कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रही है, इस फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल इज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर एक्टिंग बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट एंड मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एट अ डिस्टेंस, ठीक है। सिंपली उसी बात को कह रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसे ग्रेविटेशन कहा गया और उनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट को, द अर्थ ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी आया है, तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। गिव्स अस वेट एंड कीप अस अराउंड इट्स सरफेस, ठीक है। जो अर्थ होता है वो हमें क्या वेट प्रोवाइड करता है एंड जो भी हमें बांध के रखता है। बाउंड का मतलब होता है बांध के रखना। जो भी हम ह्यूमन से या फिर कोई भी पार्टिकल है उन्हें क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो वो किसकी वजह से होता है? अर्थ ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ग्रेविटेशनल अलग है। ग्रेविटेशनल क्या है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, और ग्रेविटी अलग है जो कि अर्थ लगाती है। ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फर्स्टली ग्रेविटेशन को देखते हैं। तो 6 पॉइंट पर आते हैं। ग्रेविटेशन नॉट ओनली एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स फॉल, ठीक है। ग्रेविटी यही सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता कि चीजें गिरती क्यों हैं, साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो मून होता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके रिवॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करता है ग्रेविटी। एंड देन ऑल्सो जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस चीज को भी ग्रेविटेशन हम लगे शो करता है, बताता है कि कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपली अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और सन भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो अट्रैक्टिंग फोर्स लगाते वक्त एकदम पास नहीं आते, ठीक है। और वजह क्या होती है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स में लगता है, आप आगे आप पढ़ोगे। पर सिंपली अभी ये याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से पास पास है। अब पास आके एकदम एक दूसरे के साथ मिल क्यों नहीं जाते, इसकी वजह होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आगे देखेंगे। बस ये समझना ग्रेविटेशन क्या होता है। देन एग्जांपल, अ मैंगो फॉल इनटू अ ट्री बाय forms to tree pulled by earth gravity. This is same force of moon's in its orbit that keeps। तो अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी जो मैंगो हो गया फिर एप्पल कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया उसे अपनी तरफ खींचना, इसे ही अर्थ ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ पे लगती है और जो ग्रेविटेशन है वो ऑल और ओवरऑल यूनिवर्स में लगता है। देन सेकंड दिखता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अच्छे से समझना। फर्स्टली कि यूनिवर्सल लॉ, ये लॉ किसने दिया था? तो ये लॉ दिया गया था सर आइजैक न्यूटन के थ्रू, ठीक है, के द्वारा दिया गया था 1687 में। आफ्टर स्टडिंग उन्होंने स्टडी करा था कि क्यों जो प्लैनेट्स मूव करते हैं इस तरीके से, रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं। एंड हाउ एन एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एप्पल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की साइड ही क्यों गिरता है। तो इनकी उन्होंने स्टडी करी थी और उससे उन्होंने एक लॉ निकालता है जिसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन अगर पेपर में आता है काफी,
तो अगर पेपर में पूछता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप सिंपली ये वाली स्टेटमेंट लिख दोगे कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर प्रोडक्ट देयर मास, ठीक है। कोई भी m1 मान लेते हैं इसका मास, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनका कोई ना कोई मास तो होगा, तो एक ऑब्जेक्ट को m1 मान लिया, एक ऑब्जेक्ट को m2 मान लिया, तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, m1 m2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अपॉन मतलब 1 अपॉन में आर स्क्वायर आएगा जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। फर्स्टली पहले आपको ये देखना है कि डिस्टेंस कैसे लेनी है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में डिस्टेंस कहाँ से लोगे, आप सेंटर से डिस्टेंस लोगे, ठीक है, सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे। अब देखते हैं कि ये एफ जी जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखो एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, यानी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ये, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो उनकी जो मल्टीप्लाई होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, एंड देन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जैसे जैसे इनवर्सली का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगी, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब कि ये वाली चीज जैसे बढ़ेगी लेफ्ट हैंड वाली, तो राइट हैंड वाली भी वैसी बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड जिसे बोलते हैं राइट हैंड वाली वैसी बढ़ेगी। देन ऑल्सो अगर इस साइड की चीज इनवर्सली का मतलब कि इस जो साइड की चीज अगर बढ़ती है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आया होगा इनवर्सली क्या होता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब दोनों बढ़ेंगी, ठीक है, ये वाला मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, पर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स घटेगा इनवर्सली में। देन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकलता है वो ये निकलता है, एफ इजकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसी सिंपली इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया इसके अंदर, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1/m2 आर स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया m2/r स्क्वायर, तो यहाँ से निकले पूरा फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे एक ग्रेविटेशन रखा जी, और जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा गया साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है, उन्होंने ये वैल्यू दिया कांस्टेंट वैल्यू, ये सिंपली एक्सपेरिमेंटली वो फाइंड करते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, वो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उनके ही मास को m1 m2 कहा गया। अगर सेम मास होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अलग अलग मास है तो m1 m2 हो गया। देन आर क्या है, आर डिस्टेंस है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है, और डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। देन एक्सप्लेनेशन क्या है इस लॉ का, तो फर्स्ट देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज व्हेन आइदर मास इंक्रीज, कि जब भी मास इंक्रीज होगा, ठीक है, मास यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट कह सकते हो आप, मास कह सकते हो, अलग होता है मास और वेट, डिफरेंस दिखते हैं, पर अगर आप बात करो मास की तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज रैपिडली, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ठीक है, कभी भी जैसे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आर से भी दिखाते हैं, कहीं पर डी से भी दिखाते हैं, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे वैसे कम होता जाएगा। द लॉ अप्लाइज ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो लॉ है वो हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, बड़ा छोटा हो, और कोई भी यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, तो ये जो अप्लाई होगा ये लॉ जो था, एफ इज इक्वल टू जी m1/m2/r स्क्वायर, ये लॉ हर ऑब्जेक्ट के, यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा।
देन एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल दिए द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पीपल स्टैंडिंग, ठीक है, कोई भी दो पीपल है, उन दोनों के बीच में भी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पर वो दोनों पास क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि जो फोर्स है एफ जी है, जो बिटवीन टू पीपल्स है वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो है। एंड पर अगर देखा जाए अनदर एग्जांपल, तो अर्थ और एप्पल के बीच में तो फोर्स लगता है, जो एप्पल होता है वो अर्थ की साइड नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे हमें ग्रेविटेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं उनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए वहां पे इफेक्ट नहीं दिखता हमें, ठीक है। यहाँ पर भी जो है अर्थ का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जो एप्पल था, अर्थ था, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगा तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास था, और हमें पता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगी, तो फोर्स भी बढ़ी और उसने अपना इफेक्ट दिखाया। देन इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ देखते हैं कि इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, एंड मून कैसे ऑर्बिट करते हैं किसी भी प्लैनेट का, ठीक है। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स ओशन इन द मून्स ग्रेविटी। अब अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो मून के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो मून के पास जो मास है उसके थ्रू वो ग्रेविटेशन फोर्स बना रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहे हैं, पर अर्थ को तो वो खींच नहीं सकता, तो वो क्या करता है, जो अर्थ के सरफेस पर टाइड्स होती हैं, टाइड का मतलब होता है समुद्री लहरें, उन्हें क्रिएट करता है। और जो समुद्र की लहरें बनती है वो किससे बनती है? मून की ग्रेविटी की वजह से बनती है, मून्स ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ये याद रखना पूछ लेता है कि जो अर्थ के ऊपर टाइड्स बनती है, ओशियन टाइड्स मतलब कि समुद्र की लहरें बनती है, वो कैसे बनती है? तो वो बनती है मून्स की ग्रेविटी की वजह से बनती है। एंड देन थर्ड आता है कि कीप्स एटमॉस्फेयर बाउंड टू अर्थ। जो भी अर्थ है उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर होता है, काफी सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, तो उसे अर्थ पे बाउंड रखना, बांध कर रखना, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उन्हें बांध कर रखना, वो भी किसका इंपॉर्टेंस दिखाता है? ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस दिखाता है, ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस दिखाता है। फोर्थ, हेल्प इन अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल एंड स्पेस मिशन। जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के ऊपर जाती है, स्पेस के अंदर जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आसपास रहती है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से ही वो रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड, क्योंकि उतना फ्यूल नहीं है कि उसे रिवॉल्व कराने के लिए हम कंटिन्यूसली फ्यूल देते रहें, ठीक है। देन बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है? तो फ्री फॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है अर्थ की साइड, ऑन द अर्थ टूवर्ड्स मतलब अर्थ की साइड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो मूव कर रहा है अर्थ की साइड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट पर वो कौन सा लग रहा है फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर जो होता है हम जो एयर रेजिस्टेंस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे आ रहा है तो उसके बीच में एयर भी आती है, तो जो एयर की वजह से जो रुकावट बन रही है, तो उसे क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्ट करते हैं। जब भी फ्री फॉल को कैलकुलेट करते हैं तो जो एयर का रेजिस्टेंस है, एयर के थ्रू जो रुकावट लग रही है, उसे क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट, यानी ना के बराबर माना जाता है। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट इन द फ्री फॉल एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो फ्री फॉल को सेम एक्सपीरियंस करेगा, यानी अगर आप क्या करते हो कि एक स्टोन लेते हो, एक फेदर लेते हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हो? आप एयर को हटा देते हो, वैक्यूम कर देते हो, ठीक है, ओनली वैक्यूम, यानी एयर नहीं है वहां पे, सिर्फ वैक्यूम है। तो वैक्यूम के केस में क्या होगा कि दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, चाहे फेदर हो या कोई स्टोन हो, ठीक है, कितना भी मास हो वो मैटर नहीं करता, पर जो उन दोनों का साथ में गिरने का जो टाइमिंग है, रेट है, वो सेम रहेगा। देन फोर्थ देखते हैं, द एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस भी एक्सेलरेशन से स्टोन या फेदर, जिस भी एक्सेलरेशन से अर्थ पर आ रहे हैं, उसी एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। एक्सेलरेशन को ए से करते हैं, पर जो वही एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगे, उसे जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। देन एग्जांपल देखते हैं, इफ यू ड्रॉप अ फेदर एंड स्टोन इन अ वैक्यूम नो एयर, तो वो बोथ फॉल एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों एक साथ फॉल करेंगे।
चाहे आप फेदर स्टोन को एक साथ ड्रॉप करते हो वैक्यूम में, ठीक है, एयर नहीं होना चाहिए, कोई भी एयर की रुकावट, एयर रेजिस्टेंस नहीं लगना चाहिए। तो दोनों चीजें कैसे फॉलो होंगी, सेम रेट पर एक साथ फॉलो होंगी। देन फोर्थ देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा जाए इन अ बॉडी to the earth gravitational attraction is called attraction due to gravity denoted by g। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, ओनली अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी जो अर्थ है वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सिर्फ अर्थ का, तो उससे जो एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बनेगा, उसे ही जी कहते हैं हम। ठीक है, उसे ही जी कहते हैं। देन जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फाइंड कैसे करी जाती है, उसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ कि एफ इज इक्वल टू जी, ये तो हम जानते हैं, आर स्क्वायर, स्मॉल आर भी ले सकते हो और कैपिटल आर भी ले सकते हो। कहीं पर M1 M2 लेते हैं मास को, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम लिया, कहीं पर जो आर है उसकी आर की जगह डी लिया जाता है। तो मीनिंग सबका सेम है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी एम और स्मॉल एम अपन में आर स्क्वायर, ये कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ के थ्रू पढ़ा था। एंड देन सेकंड न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है एक्चुअली में, एम ए। पर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके वजह से पढ़ रहे हैं हम, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से, तो वहां पे जी से रिप्रेजेंट करा गया। देन एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, एफ इज इक्वल टू जी, तो इसे हम इक्वेट कर देते हैं, यानी जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, तो जी की वैल्यू क्या आ गई स्मॉल जी की, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटी का। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये है जी इक्वल टू एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो कैपिटल एम के, तो जी की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, देन एम, बिग एम जो था, कैपिटल एम था, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ है, और जो आर है रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की रेडियस है। देन जब आप वैल्यूज को पुट करोगे इसके अंदर, तो जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आ जाता है उसके अंदर कि प्रूफ करो कि जी की वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर कैसे है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे डिराइव करते जाओगे, डिराइव करने के बाद जी की वैल्यू आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो वहां पर क्या करोगे, आप वैल्यूज को पुट कर दोगे इन वैल्यूज को, और उसे सॉल्व करोगे, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो लास्ट वैल्यू निकल के आएगी। देन आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी, यानी जी के अंदर वेरिएशन आना, वेरिएशन या जी का चेंज होना। तो सिंपली अर्थ जो है, अर्थ का जो एक्चुअल जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है, ये पोल की साइड से क्या होता है, अर्थ फ्लैट होता है, ये पोल होता है। ठीक है, पोल मतलब कोने, एक को बोलता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से होता है, और सेंटर होता है अर्थ का यहाँ पर, नॉर्थ। देन तो जी वेरी करता है थोड़ा, आप खुद ही देखोगे यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस है कम है, पर यहाँ पर जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर रेडियस कम है यानी जी ज्यादा होगा, और यहाँ पर रेडियस कम है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पे जी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपली अगर इसके अंदर आता है कि आप क्या कहते हैं लैटिट्यूड हो गया, विद लैटिट्यूड यानी जी मैक्सिमम होता है एट पोल पर, पोल पर जो होगा जी मैक्सिमम होगा, जी ज्यादा होगा। और इक्वेटर, इक्वेटर जो भी इस यहाँ से लेके यहाँ तक को इक्वेटर कहा जाता है, तो इक्वेटर पे जी क्या होगा, स्मॉल होगा। देन बात करते हैं टॉपर्स नोट, मतलब एट पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है 9.83 मीटर पर सेकंड, और इक्वेटर पे क्या होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर आप सिंपली जी की वैल्यू याद रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास एंड वेट, अब देखो मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस तो है, डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं, पेपर में भी आता है कि डिफरेंशिएट मास एंड वेट, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। तो मास की बात करते हैं सबसे पहले कि मास क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर है उसे मास कहा जाता है। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर है,
मैटर का मतलब जितने पार्टिकल्स है उसके अंदर, जितने एटम्स है उसके अंदर, तो उसकी जो अमाउंट है उसे मास कहा जाता है। सिंबल क्या होता है, एम होता है, स्मॉल एम। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स होती है। ये कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, ठीक है। अगर किसी का मास 60 kg है, ठीक है, 60 kg, तो वो अर्थ में भी उतना ही रहेगा और स्पेस में भी उतना ही रहेगा। तो हर जगह सेम रहेगा, वो 60 kg मास हर जगह सेम रहेगा। डजंट चेंज विद प्लेस, ये प्लेस के साथ चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। देन वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ठीक है। फोर्स, वेट एक तरह का फोर्स होता है। अब 60 kg के ऊपर अगर आप एक्सेलरेशन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। यानी मास और वेट में सिंपल सा डिफरेंस है कि मास क्या है, जिस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। और वेट क्या चीज है कि किसी भी मास पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए अर्थ के थ्रू, ठीक है। ग्रेविटी जो होती है अर्थ बनाती है, किसी प्लेनेट के थ्रू ग्रेविटी बनती है, तो ग्रेविटी फोर्स लग जाए तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो वेट बन जाएगा किसी भी मास पर, ठीक है। सिंबल क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है, और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। वेट निकालने के लिए आता है तो आप क्या करोगे, एम जी। जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी होती है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, जे के। देन बात करते हैं, यूनिट होती है इसकी न्यूटन, ठीक है। जी अब जो वेट है वो क्या किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि मास किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटी के, किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। तो इस केस में जो वेट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, फोर्स की तरह। तो वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। देन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी, ये डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ जी क्या है। अगर आप अर्थ पे देखोगे तो कुछ और वेट आएगा, अगर आप मून पे देखोगे तो कुछ और वेट आएगा। देन एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का मास 60 kg है तो उसका जो अर्थ पर वेट होगा वो क्या होगा, 60 × 9.8 यानी 588 न्यूटन। और वेट ऑन मून, अगर मून पर देखोगे तो 60 × 1.63, तो जो वेट आएगा निकल के 97.8 न्यूटन आएगा। देन एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वेट ऑन मून, जो वेट ऑन मून है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ पे किसी का वेट 60 kg है तो मून पर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। मून पर वेट कितना होगा, फिर 6 से डिवाइड करने के बाद 10 kg आ जाएगा, ठीक है। तो जो अर्थ पर वेट है और जो मून पे वेट है वह 6 टाइम वेरी करता है। तो ये रिलेशन याद रखना, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/वेट ऑन अर्थ। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मोशन होना अंडर किसके, ग्रेविटेशन के। तो पढ़ते हैं इसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली इज थ्रोन द अपवर्ड एंड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपवर्ड फेंकते हो या किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंकते हो तो डिफरेंस क्या आता है, अर्थ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर बात हो रही है। अगर अर्थ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपर साइड भेजोगे या अपर से नीचे की साइड फेंकोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, जब भी आप अपर साइड फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट तो वहां पर डी एक्सेलरेशन होगा। और डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जो भी एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे जो 9.8 की वैल्यू लोगे वो आप नेगेटिव लोगे। और जब अंडर द इन्फ्लुएंस यानी ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और जो आपने थ्रो करा है ऑब्जेक्ट वो भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी क्वेश्चन में आता है कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया तो वहां पर नेगेटिव 9.8 आएगा, और अगर ऊपर से नीचे फेंका गया तो पॉजिटिव 9.8 आएगा। तो सिंपली ये इसे दिखा रहा है। देन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी फोर्स एंड ऑफ मोशन में। तो अंडर द ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, सिंपली जहां पर ए है वहां पे जी आ जाएगा, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, यहाँ पे ए होता था तो जी आ गया। तो जहां पर ए था वहां पर जी आ जाएगा। तो यही है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। यू पता होना चाहिए क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल, एस डिस्टेंस होता है, टी टाइम टेकन, और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस यहाँ पे डिफरेंस जो आया है जी का आया, ठीक है। हम पहले ए को लेते थे और यहाँ पे जी को लिया बस। साइन कन्वेंशन क्या है कि जो भी डाउनवर्ड मोशन होगा यानी ऊपर से नीचे बताया तो वहां पे जी पॉजिटिव हो जाएगा,
और जो भी नीचे से ऊपर होगा मोशन तो जी नेगेटिव हो जाएगा। देन बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। जो आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। ग्रेविटेशन में उतना ही था। अब पढ़ते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है कि कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लगे, द टोटल फोर्स एक्टिंग टू द परपेंडिकुलरली अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाए। परपेंडिकुलर का मतलब यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसा और दूसरा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसे परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर फोर्स लगाता है तो ये जो फोर्स होगा उसे थ्रस्ट बोला जाएगा। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, जो थंब है वो नेल के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है 90 डिग्री पे, तो ये थ्रस्ट हुआ। जो नेल है वो वुड के ऊपर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो वो भी थ्रस्ट हुआ। देन यूनिट क्या होती है इसकी, एन होती है। एंड देन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो जो ये थ्रस्ट लग रहा है वो भी तो एक टाइप की फोर्स है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है, P इज इक्वल टू एफ बाय ए। एफ क्या होता है, फोर्स होता है कि कितना फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट कितना लग रहा है। ए होता है एरिया और पी क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, याद रखना इसे। देन प्रेशर, और यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल, ठीक है, पी ए पास्कल यूनिट होती है। देन एग्जांपल देखते हैं, अ शार्प नाइफ कट अप बिकॉज इट अप्लाइड दिस। जो भी एक शार्प नाइफ होता है, ठीक है, शार्प नाइफ किसी भी चीज को इजीली कैसे कट कर देता है, क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया, ठीक है, शार्प होता है, बहुत ही कम होता है, एरिया कम होगा, एरिया कम तो फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो इसी वजह से वो कट इजिली कट कर देता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाता है वहाँ पे, एरिया कम होता है, फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से जो शार्प नाइफ होता है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा और इजीली कट कर देता है। सारा प्रेशर जो है सिर्फ इसके यहाँ पर आता है, जो भी शार्पनेस है वो उधर की साइड। देन बात करते हैं टॉपर्स नोट की, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। देन बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। अब फ्लूइड जो प्रेशर है वो फ्लूइड के थ्रू भी होता है। फ्लूइड के थ्रू कैसे होता है कि जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक ऐसा वो टाइप बीकर टाइप है ये। इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है, इसके अंदर आप देखोगे कि लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है इस साइड पे, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो इतना सही लग रहा है, इतना वाटरी प्रेशर लगा पा रहा है इस फर्स्ट वाली ओपनिंग पे। पर लास्ट वाली ओपनिंग क्या देखोगे तो हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो लास्ट वाली ओपनिंग है वहां पे इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो लो वाले टैप में ज्यादा है, लो वाली ओपनिंग में ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा फोर्स भी लग रहा है। तो यानी जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। जो चीज फ्लो करे बहे उसे हम फ्लूइड कह देते हैं। तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एंड देन एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, वो सारे डायरेक्शन में, जो भी ये वाटर है वो सारे डायरेक्शन में क्या इक्वल सेम फोर्स लगाता है। अब यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ के साइड सारा पानी जा रहा है। देन प्रेशर इन अ फ्लूइड इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ हो गया, ठीक है, जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वहां पर वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। और जैसे जैसे वाटर लेवल को ऊपर आओगे, चाहे वो कोई भी रिवर हो, कोई भी समुद्र हो, कोई भी झील हो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर आओगे तो वहां पे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे वहां पे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। एट गिवन डेप्थ द प्रेशर एक्ट इक्वली एट ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो प्रेशर होता है वो इक्वली लगता है हर डायरेक्शन में, जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द बॉटम ऑफ द डैम इज एक्सपीरियंस द ग्रेटर प्रेशर। जो भी बॉटम होता है, कोई भी डैम होता है वो इस तरीके से बना होता है, ऊपर से आपने देखा होगा पतला सा होता है, पर नीचे से जाते जाते वो बढ़ता जाता है। वजह क्यों होती है, क्योंकि जो भी डीपर वाटर है, ठीक है, नीचे का पानी वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और जो ऊपर का पानी है वो कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो नीचे से क्या होना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है डैम को, जिससे कि वो ज्यादा पानी रोक पाए, इतनी जल्दी टूटे ना। देन डाइवर्स बियर स्ट्रॉन्ग सूट। जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र की गहराई में जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सूट पहन के जाते हैं, जिससे कि प्रेशर के थ्रू उनकी जो बॉडी है वो क्या क्रश ना हो जाए, ठीक है, क्रश ना, टूटे ना जाए, ब्रेक ना हो जाए जो उनके बोन्स वगैरह है। तो इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग सूट पहन के जाते हैं। देन नाइट बात करते हैं, बाइंड फोर्स
एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। फर्स्टली बाइंड फोर्स को देखते हैं। बाइंड फोर्स क्या होता है? जब भी आप क्या कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हो, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तो वो क्या होता है कि नीचे आने के बाद ऊपर चली जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे से जो वाटर है वो एक फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं बायोंसी। ठीक है, बायोंसी। ठीक है, बायोंसी या बायोंट फोर्स लगाता है। तो व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करे, ऊपर के साइड फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसे ही क्या कहा जाएगा? बायोंट फोर्स कहा जाएगा या अपवर्ड अप थ्रस्ट कहा जाएगा। एग्जांपल के लिए अ बलून राइजेस, ठीक है, एक बलून है जिसके अंदर क्या एयर भरी हुई है। एयर भरी है, जैसे जैसे आप उसे नीचे डालोगे वो उतनी ज्यादा बायोंसी फोर्स के साथ ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो एयर बलून है, बलून के अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। ठीक है, डेंसिटी को भी समझते हैं क्या होता है। बस ये समझो कि डेंसिटी कम होती है एयर की वाटर से, तो इस वजह से क्या होता है, ऊपर आ जाता है। देन बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जब भी आप किसी बॉडी को, ठीक है, इस डायग्राम में देखना कि यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसे जैसे जैसे वाटर में डालोगे, वाटर में ड्राउन होने के बाद, जब वाटर में आने के बाद वो कुछ ना कुछ पानी जो होगा जिसे लीव करेगा, मतलब एग्जिट करेगा कुछ ना कुछ पानी को। ठीक है, तो जो पानी एग्जिट हुआ और जितना आपने वो डाला, क्या कहते हैं, जितना कोई भी मास डाला, जो भी आपने ऑब्जेक्ट डाला, तो जितना पानी एग्जिट हुआ, जो एग्जिट हुआ पानी है वो क्या दिखाता है? एग्जिट वाटर। ये क्या शो करता है कि इतना बायंट फोर्स लग रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। बायंट फोर्स लग रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना बायंट फोर्स लगना था जो भी पानी एग्जिट हुआ। ठीक है, वो ये चीज शो करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये चीज आर्किमिडीज ने ऐसे मतलब इस चीज को कैसे डिस्कवर करा कि जब भी वो क्या कहते हैं कि बात करने के लिए जाते थे, तो जो पानी के अंदर जाते थे तो उसमें से जो कुछ पानी था वो ओवरफ्लो कर जाता था। ठीक है, बाथ टब में से कुछ पानी जो था वो ओवरफ्लो कर जाता था, तो इसी के थ्रू उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फाइंड करा। ठीक है, तो डिस्प्लेस करता था इक्वल वॉल्यूम। जितना ही वो जितना भी ये ऑब्जेक्ट है वो गया, अब इसमें से क्या एग्जिट करा जितना इसका वॉल्यूम था। तो सिंपली एग्जांपल से समझते हैं इसे कि अ शिप फ्लोट बिकॉज डिस्प्लेस वाटर, कि जो भी शिप है वो कैसे फ्लोट करती है? कि जो भी वो अपना जितना वॉल्यूम था, उस शिप का वॉल्यूम है नीचे का, ठीक है, नीचे का जो वॉल्यूम है उसे क्या करती है, वो डिस्प्लेस कर देती है अपने वाटर को, तो उसी केस में क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। देन आइस क्यूब्स भी फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर। ठीक है, क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, इस वजह से वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं वाटर के ऊपर। ठीक है, वाटर के ऊपर जो आइस इसी वजह से फ्लो करते हैं। देन टेन देखते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी सिंपली होता है कि कितनी जगह में कितना मास आ रहा है। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देखोगे तो सेम वॉल्यूम है दोनों का। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स दैट कितनी जगह है। ठीक है, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है दोनों का। अब इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? कम है, और इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? ज्यादा है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा आ जाए। ठीक है, सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो इसकी ये ज्यादा डेंस होगा, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व होगा। तो डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? इस सिंबल से दिखाते हैं, इसे कहते हैं रो। ठीक है, ROH, रो कहा जाता है। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास आ पा रहा है, तो उसी चीज को डेंसिटी कहा गया है। एम क्या है? मास है। वी वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एग्जाम्पल के लिए 2 किलो आयरन के क्यूब थे, ठीक है, 2 kg के आयरन के क्यूब थे, और वॉल्यूम क्या था उनका? 0.00025 मीटर क्यूब। ठीक है, इतने वॉल्यूम के थे, यानी आयरन के सिंपल से क्यूब थे 2 किलो के, और उनका वॉल्यूम इतना था। देन मास अपन वॉल्यूम करा गया है, यानी 2 को डिवाइड करा गया है कुछ 0.0025 से, तो वैल्यू क्या आई? 8000। ठीक है, तो 8000 क्या आया? डेंसिटी आया यहाँ पे, डेंसिटी 8000। देन बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी, आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को लो और डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। एग्जांपल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जांपल समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। ठीक है, जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है,
यानी वाटर की जो डेंसिटी से 13.6 टाइम्स डेंसर होता है मरकरी। देन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन की, कि ग्रेविटेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट देख लेते हैं कि प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड सन, जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट करते हैं सन को, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। कीप्स मून ऑर्बिट, ठीक है, जो मून ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को या किसी प्लैनेट को, वो भी एक पार्ट हो गया ग्रेविटेशन का। रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड, ठीक है, टाइड यानी लहरें सीज के अंदर, ओशन के अंदर, तो वो भी ग्रेविटेशन का पार्ट हो गया। हेल्प इन लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उन्हें लॉन्च करना, वो भी ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन हो जाता है। एंड देन फिफ्थ आता है कोज रेनफॉल, मोशन ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर, तो ये भी ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन है। एंड देन लास्ट आता है प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी कॉन्सेप्ट फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, स्पेस रिसर्च के लिए जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है और वो भी एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी में आ जाता है। देन चैप्टर में जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, बाकी आप लाइक कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर या कोई भी डाउट है तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।